नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज आप सभी लोगों के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण खबर है। खबर यह है कि छत्तीसगढ़ की एक संवेदनशील जनजाति को अब आवास अधिकार प्रदान कर दिए गए हैं। तो उससे संबंधित मामला हम लोग को समझना है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जो जनजाति है, आदिवासी जनजाति बेगा, इससे संबंधित है पूरा मामला। तो देखेंगे क्या क्या पहलू है। तो जो छत्तीसगढ़ सरकार ने अब इनको यह अधिकार प्रदान किए हैं, इन अधिकारों को वन अधिकार अधिनियम के तहत प्रदान किया गया। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो ये आवास अधिकार प्रदान किए जाते हैं, यह आदिवासी समुदायों के तहत उन जनजातियों को दिए जाते हैं जो विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह माने जाते हैं। शॉर्ट में कहे तो इसको पीवीटीजी के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर आपको समझ गए होंगे कि विशेष रूप से जो कमजोर जनजातीय वर्ग है ना, सिर्फ उन्हीं के लिए है। यदि आप जनजाति हैं पर सशक्त रूप में है तो आपको इस प्रकार का कोई अधिकार नहीं दिया जाएगा। इस प्रकार का अधिकार दिए जाने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण होता है, वह यह है कि अब हमारे जो व्यवस्था है वह व्यवस्था लगातार बदल रही है। हम लोग तकनीकों की तरफ तेजी से आगे बढ़ते जा रहे हैं और एआई तो अब हम लोग के लिए धीरे धीरे संभव सा होता जा रहा है। तो जब हम इस तरफ बढ़ रहे हैं तो उस सब के बावजूद जनजातियां आज भी अपनी प्राचीन सभ्यता, संस्कृति, प्रकृति से जुड़ी हुई हैं, उसी के अनुरूप रह रही हैं। तो हमारे बदलते परिवेश का जो प्रभाव है उनके ऊपर नकारात्मक प्रभाव ना पड़े, तो उन्हें सुरक्षा देने के उद्देश्य से ही आवास अधिकार प्रदान किए जाते हैं। इसके माध्यम से केवल उन्हें ही सुरक्षा नहीं दी जाती, बल्कि उनकी संस्कृति, उनकी परंपरा, उनकी धरोहर, उनके रीति रिवाज इत्यादि इत्यादि सभी जो उनकी धरोहर है, उन सभी के लिए यह पूरी व्यवस्था की जाती है और आवास अधिकारों की व्यवस्था उनके लिए की जाती है। हालांकि यहाँ पर देखने वाली बात एक यह है कि यह भारत की तीसरी जनजाति है जिसको ऐसा अधिकार दिया गया है। इससे पहले मध्य प्रदेश की भारिया जनजाति और छत्तीसगढ़ में कमार जनजाति को ही यह जो श्रेणी है वह दी गई थी, इसके तहत शामिल किया गया था, अधिकार प्रदान किए गए थे। इसके अलावा किसी को नहीं मिला है। जबकि अगर हम स्थिति समझे भारत की, तो भारत में अभी वर्तमान में 75 पीवीटीजी टोटल पाए जाते हैं। तो इसके लिए एक पूरा प्रोसेस होता है, धीरे धीरे वह प्रोसेस होता है, तब जाकर के यह सारा कार्यक्रम निर्धारित होता है। तो अभी वर्तमान में स्थिति यह है कि छत्तीसगढ़ का यह दूसरा समूह बन गया है जिसको इसके साथ शामिल किया गया है। इसकी जो आबादी है वह 2085 परिवारों के तहत 6483 है, जिससे माध्यम से हमें यह भी पता लगता है कि अब यह जो पूरा का पूरे अधिकार है यह इनको 19 बेगा गांवों के लिए दिए गए हैं। ठीक है। हालांकि ये जो श्रेणी होती है पीवीटीजी, पहले ऐसी श्रेणी नहीं हुआ करती थी। पहले एक समय था जब सभी आदिवासियों को एक समान माना जाता था, लेकिन हमारे देश में एक आयोग बनाया गया जिसको ढेबर आयोग के रूप में जाना जाता है। 1973 का यह आयोग है। तो इस आयोग ने जब आदिवासियों की स्थिति को समझा तो पता लगा कि आदिवासियों में भी विभाजन है और यह विभाजन इस प्रकार का है कि कुछ इनमें बहुत अधिक कमजोर हैं। तो इन्होंने शुरुआत में सलाह दी कि जो कमजोर हैं उनको बोलिए आप आदिम जनजातीय समूह। ठीक है। तो शुरुआत यहीं से होती है, आदिम जनजाति समूह के रूप में जाना जाता है। फिर बीच में कई बार नामों में संशोधन होता है और अंतिम स्थिति हम देखते हैं कि वर्ष 2006 में पीवीटीजी नाम सजेस्ट किया जाता है और तब से आज तक यही नाम बरकरार है, इसी का उपयोग लगातार किया जा रहा है। ठीक है। तो इसके अलावा हमें पता लगता है कि अभी वर्तमान में सबसे अधिक जो पीवीटीजी समूह है वह ओडिशा में है, जिनकी संख्या 13 है। इसके बाद आंध्र प्रदेश का नाम आता है, जहाँ पर 12 पीवीटीजी समुदाय अभी वर्तमान में पाए जाते हैं। क्लियर है इतनी बात सभी लोग को? तो किसी अगर समुदाय को हम आवास अधिकार देते हैं तो उससे उन्हें क्या क्या लाभ मिलते हैं यह समझना जरूरी है, और इन अधिकारों में शामिल क्या क्या है यह भी एक बार जानना जरूरी है। तो देखिए, इसमें शामिल होता है आपके निवास का अधिकार, यानी कि जहां आपकी परंपरा अभी निवास करती है, जहां आपकी सभ्यता जुड़ी हुई है, जो आपका इतिहास बताता है, उस स्थान में आपको रहने का अधिकार दिया जाएगा। आप वहां बस सकते हैं और अपने सभी कार्यों को, जो भी आप करना चाहें, अपनी परंपरा को जीवित रख सकते हैं। इसके साथ साथ ही इन अधिकारों में सामाजिक सांस्कृतिक प्रथाओं के संरक्षण का अधिकार भी शामिल है। आपको आजीविका कमाने का जहां पर अधिकार भी दिया जाएगा, क्योंकि जो जनजातियां होती हैं वह प्रकृति के साथ रहकर ही अपने जीवन चलाती हैं, आजीविका प्राप्त करते हैं। तो आपको यह अधिकार भी आपके क्षेत्र में दिया जाएगा। इसके साथ साथ ही इन लोगों को अधिकार मिल जाता है उस पर्टिकुलर एरिया की जैव विविधता के संरक्षण का अधिकार, साथ साथ परिस्थिति के बौद्धिक ज्ञान के संरक्षण का अधिकार, यह सब भी इनको मिल जाता है। इसके अलावा इनके पास यह भी अधिकार होता है कि इनका जो यह पारंपरिक ज्ञान है, जनजातीय ज्ञान, साथ साथ में वहाँ जो प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत है, उस विरासत को यह संरक्षण प्रदान करे। केवल संरक्षण ही प्रदान नहीं करे, बल्कि इनका जो पारंपरिक ज्ञान है, अपनी संस्कृति का, प्रकृति का जो ज्ञान है, जो औषधीय ज्ञान इनके पास है, उस ज्ञान को यह वर्तमान पीढ़ी से अगली पीढ़ी में हस्तांतरित करें। क्योंकि जो हमारी इस प्रकार की संस्कृति, सभ्यता है, हमारी जो परंपराएं हैं, यह हमेशा व्यक्ति से व्यक्ति में ही हस्तांतरित होती हैं। कभी भी इनके लिए किसी और प्रक्रिया को अपनाया नहीं जाता। तो यहाँ
इन्हें ये भी अधिकार मिल जाता है, इसके साथ साथ इनको अपने पारंपरिक आजीविका के संसाधनों को बनाए रखने और अपने पारंपरिक ज्ञान को बनाए रखने और उसका उपयोग करने का अधिकार भी दिया जाता है। तो यह सभी महत्वपूर्ण अधिकार आवास अधिकारों में शामिल होते हैं। तो इतना व्यापक रूप है इसका, जिस वजह से यह बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है और पूरी संभावना बन जाती है कि आपसे ये आने वाले एग्जाम में पूछा जाए। तो इसलिए हर एक पहलू को अपने ध्यान से समझना है। इसके साथ साथ आप लोगों को यह भी समझना है कि किस प्रकार से आवास अधिकार का निर्धारण किया जाता है। तो देखिए, इसके लिए पहले तो एक प्रॉपर प्रक्रिया निर्धारित कर दी गई है और इससे संबंधित जो दिशा निर्देश थे यह जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा वर्ष 2014 में ही जारी कर दिए गए थे। एक अच्छी खासी विस्तृत एडवाइजरी जारी की गई थी, यहाँ पर सारे दिशा निर्देश उसमें बताए गए थे। तो इन्हीं दिशा निर्देशों में यह बताया गया है कि राज्य स्तर पर 4 प्रकार के विभाग होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? वन विभाग, राजस्व विभाग, जनजातीय विभाग और पंचायती राज। तो इन चारों के साथ मिलजुल कर काम करता है यूएनडीपी यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। एग्जैक्टली बिल्कुल सही हैं आप। तो देखिए, यह जब सभी लोग मिल जाते हैं आपस में, तो ये मिलजुल करके अलग अलग जो हमारी जनजातियां हैं, जो कमज़ोर जनजातियां हैं विशेष रूप से, उनके क्षेत्रों में फिर ये जाते हैं, चीज़ों को जानते हैं, समझते हैं, देखते हैं, उनके इतिहास को, परंपरा को, उनके दिनचर्या को, हर एक चीज़ को समझते जानते हैं। समझने जानने के बाद फिर जो समुदाय के विशेष लोग होते हैं, कबीलाई व्यवस्था जनरली हम देखते हैं कि जनजातियों में रहती है, तो इनके जो प्रमुख लोग होते हैं उनसे बातचीत करते हैं। उनसे बातचीत कर लेने के बाद फिर सरकार को यह सुझाव दे देते हैं कि ठीक है, आप इस समुदाय के लिए आवास अधिकार निर्धारित कर सकते हैं और जिससे कि इनको संरक्षण मिले, साथ साथ ये अपने आगे के जीवन को बढ़ा सके विशेष अधिकारों के तहत, जिससे कि आगे इनको सुरक्षा मिल जाए। ठीक है बात। तो इस प्रकार की एक प्रक्रिया निर्धारित है जिसके माध्यम से आवास अधिकार का निर्धारण होता है। हालांकि कभी भी कुछ कार्य करना होता है तो आपको एक अधिनियम का प्रयोग करना होता है। उस अधिनियम का नाम है अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवास अधिनियम 2006। इसी अधिनियम की जो धारा 3 है उसके तहत ही यह सभी जो आवास अधिकार होते हैं किसी समुदाय को प्रदान किए जाते हैं और उससे संबंधित जो भी अधिकार प्रदान किए जाते हैं उनका उल्लेख यहाँ पर किया जाता है। और यह वही अधिनियम है जिसको वन अधिकार अधिनियम के रूप में जाना जाता है। तो हर एक मामला जो उससे संबंधित था मैंने आपको बता दिया, क्या व्यवस्था रहती है, क्या प्रक्रिया रहती है, कौन कौन जुड़े हुए हैं इससे, हर एक चीज़ आप लोग को याद रखना है। और जो जनजाति है, बेगा जनजाति, याद रखिएगा, क्योंकि हम अमूमन देखते हैं कि यूपीएससी भी जनजातियों से प्रश्न पूछती है, साथ साथ स्टेट पीसीएस के एग्जाम में भी इस प्रकार के प्रश्न आते रहते हैं। तो हर एक बात बेहद महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ महत्वपूर्ण यह प्रश्न भी है जो आप लोग की स्क्रीन पर है। एक सरल सा प्रश्न है जिसका आंसर आप लोग को मुझे अभी कॉमेंट कर देना है। तो अभी आज की इस वीडियो में इतना ही। जितनी भी महत्वपूर्ण बातें थी इस सेशन से संबंधित मैंने आपसे साझा कर लिया। उम्मीद करता हूं कि यदि प्रश्न आएगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा, आप सरलता से हर एक प्रश्न को हल कर सकेंगे यदि आवास अधिकारों की बात कहीं आपको एग्जाम में देखने को मिलती है तो। लेकिन मुझे पता है कि आप लोग को चाहिए होगा कि मैं प्रश्न का आंसर भी बता दूं। तो देखिए, इस प्रश्न का जो आंसर है वह यह है। तो आप लोग बताइए कितने लोगों का आंसर सही है। फिर जल्द मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। ऐसे ही कुछ बातों पर चर्चा करेंगे और ऐसे ही जानते समझते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू सो मच।